अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम का टेट के इस सेशन में खैर मकदम है। मैं सैयद इमरान। आज हम साइंस के पेडागॉजी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन आइए देखते हैं कि साइंस की तारीफ़ क्या है। साइंस इज़ बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज़ ए मेथड ऑफ इंक्वायरी, वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंस इज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। नेचर ऑफ साइंस, साइंस नॉलेज इज़ टेंटेटिव, science is empirically based on derived from observation of the natural world. Science is inferential, imaginative and creative. Science is not perfect. नाज़रीन आपको ये सुनकर हैरत हुई होगी कि साइंस परफेक्ट नहीं। इसका ये माना है कि साइंस हतमी नहीं होती, इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस जैसे जैसे तरक्की होती जाएगी, इसके अंदर जो सुधार आते जाएगा उसको ये कबूल करते जाएगा, इसीलिए इसको हम परफेक्ट नहीं कहते। यहाँ पर देखिए साइंस इज एग्जैक्ट, यानी कि साइंस जो है ना वो सबूत और दलाइल के एतबार से बिल्कुल वाज़े और एग्जैक्ट होती है। साइंस इज सर्च फॉर रेगुलरिटी, यानी कि किसी चीज़ की तरतीब या उसकी रेगुलरिटी के लिए जो तहकीक की जाती है वो भी साइंस ही है। और आखिर में साइंस इज ए प्रोसेस एंड साइंस इज ए प्रोडक्ट। ये आपने जो देखा ये साइंस की फितरत थी, साइंस की तारीफ थी कि साइंस परफेक्ट नहीं होती। इसका माने ये है कि साइंस के अंदर मज़ीद तरक्की के और मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आपने उसकी फितरत देखी कि साइंस के क्या माने हैं कि साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि साइंस हमें तहकीक की तरफ आमादा करती है और हमें नई नई चीज़ों को सीखने की तरफ राग़िब करती है। ये तो था साइंस के मुताल्लिक़ से। आइए अब हम देखते हैं कि साइंस के स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ साइंस में जो सबसे पहले अक़साम आते हैं यहाँ पे हक़ाइक़, तसव्वुर, कुलिया, उसूल, नज़रिया, मफ़रूज़ा। हक़ाइक़ यानी कि वो बयान जो तजुर्बाती तौर पर साबित किया गया हो, जिनके बारे में कोई मज़ीद शक व शुबात ना हो। इसी के साथ तसव्वुर है, किसी शय के मुश्तरका ख़वास के मजमूए को हम तसव्वुर कहते हैं। यहाँ पर कई मिसालें दी जा सकती हैं नाज़रीन के, आप तसव्वुर के माने इनेकास ले सकते हैं, इनताफ़ ले सकते हैं, हरारत ले सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे के दरमियान ताल्लुक़ को बताता है, जैसे कि अगर हरारत के इजाफे से क्या होगा, तपिश में इजाफा होगा, हरारत की कमी से क्या होगा, तपिश में कमी होगी, यानी कि हरारत वजह है जिसका असर तपिश है। कुलिया यानी कि रोज़मर्रा वाक़े होने वाले मुज़ाहिर की वजाहत कुलिया के ज़रिए की जाती है। जैसे कि कुलिया है बक़ाए मादे का, बक़ाए मादे का कुलिया, इसमें क्या होता है कि तामुल के दौरान ना ही मादा फना होता है ना उसमें कोई नया मादा पैदा होता है। तो इसके माने ये है कि ये हर तामुल में इसी तरीके से रहेगा। आइए उसूल की जानिब बढ़ते हैं। दोहराए जाने वाले मुज़ाहिरे के ज़रिए हासिल होने वाला उमूमी ख्याल जो होता है वो उसूल कहलाता है। यानी कि कुलिये में क्या होता है, हर मामले के लिए बिल्कुल वो साबित होता है कुलिया। उसी तरीके से उसूल भी बार बार दोहराए जाने वाले अमल के ज़रिए जो हम अख़ज़ करते हैं वो उसूल कहलाता है, जो एक उमूमी ख्याल होता है जो आम तौर पर दुरुस्त होता है। उसके बाद नज़रिया, नज़रिया तहक़ीक़ और इफ़कार के बाद कायम किया जाने वाला ख्याल नज़रिया कहलाता है। नाज़रीन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुलिये की जो मारूज़ियत है वो उसूल से ज़्यादा होती है और उसूल की जो मारूज़ियत होती है, वैलिडिटी होती है, वो नज़रिए से ज़्यादा होती है। ये नज़रिया जो होता है किसी शख्स के तहक़ीक़ या अफ़कार के ऊपर मबनी होता है, वो किसी तहक़ीक़ के बाद अपना ख्याल पेश करते हैं। वो गलत भी हो सकता है, जैसे कि थॉमसन ने जौहर के मुताल्लिक़ अपना नज़रिया पेश किया था, उसके बाद मज़ीद तहक़ीक़ के बाद रुदरफोर्ड ने उसको गलत साबित कर दिया। इस तरीके से नज़रिए डेवलप होते गए। और आखिर में मफरूज़ा है। मफरूज़े से क्या मुराद है नाज़रीन? मफरूज़े से मुराद किसी दरपेश मसले का जो हल ख़यास किया जाता हो, दरपेश मसाइल का आर्जी हल जो हकीकत की तरफ बढ़ने में मदद देता है, ये मफरूज़ा कहलाता है। तो नाज़रीन ये तो था साइंस का स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है सब्सटेंसिव और एक सिंथेटिक। अभी हमने जो देखे ये तमाम हक़ाइक़, कुलिये वगैरह ये सब्सटेंसिव यानी ठोस के हिस्से के तहत आते हैं। अब ये जो हम जो साइंस का तरीक़ा देखने जा रहे हैं नाज़रीन, ये सिंथेटिक वे की तरफ इशारा करते हैं कि साइंस किस तरीके से नई दरियाफ्त की राह हमवार करती है या नए मसाइल को हल करने का तरीक़ा बताती है। तो साइंस तरीक़ा क्या है? सबसे पहले तो मसाइल की शनाख्त की जाती है, इसके बाद मसले की तारीफ़ की जाती है कि वह मसला किन हालात में, किन तसव्वुरात पर या किन मौक़ों पर वाक़ होने वाला है या वाक़ हुआ है। उसके बाद मसले की तहलील यानी कि इसकी एनालिसिस की जाती है कि इसकी नौइयत क्या है। इसके बाद इससे मुताल्लिक़ मवाद को इकट्ठा किया जाता है, उस मवाद की तशरीह और वजाहत की जाती है। इसके बाद इन पर मफरूज़ात कायम किए जाते हैं और मुमकिना मफरूज़े का इंतखाब करके जांच किया जाता है। इसके बाद इन जांच के बाद जो नताइज अख्ज़ किए जाते हैं उनको जनरलाइज किया जाता है, जो तामीम कहलाता है। इस तरीके से ये नए हालात में
तामीम का इतलाक़ किया जाता है। ये नाज़रीन ये साइंसी तरीक़ा है। नाज़रीन ये तो था साइंस के मुताल्लिक़ बुनियादी मालूमात जो आपके टेट के सिलेबस में साइंस के पहले चैप्टर के तहत दिए गए हैं। आइए हम मज़ीद टॉपिक्स पर आगे बढ़ते हैं कि दर्स व तदरीस के मामले में साइंस के क्या अग़राज़ व मक़ासिद हैं। सबसे पहले नाज़रीन साइंस की फ़ितरत के फ़हम के लिए कि तालिब इल्म को पहले साइंस क्या है ये पता होना चाहिए। अगर वो साइंस क्या है जान सकेगा तो उसकी साइंस की तदरीस में जो दिलचस्पी और उसका जो रवैया होगा वो तब्दील होगा। इसके बाद जो तालीम के आम मकासद हैं कि तालीम हासिल करने से इंसान के ज़हनी नशोनुमा किस तरह से होती है और उसके बर्ताव में किस तरह से तब्दीली होती है, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए साइंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तालीम के आम मकासद के हुसूल के लिए भी साइंस की तदरीस ज़रूरी है। उसके बाद माहौल में होने वाले तजुर्बात को समझने के लिए, जैसा कि माहौल के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। एक मिसाल है सुराब की। हम क्या है, सुराब का जब मंज़र देखते हैं तब वो हमें समझ में नहीं आता, इसके ताल्लुक़ से हमें कुछ गलत फहमी हो सकती है, तोहम परस्ती हो सकती है कि शायद वहाँ पे कुछ बुरे असरात होते हों, इसके ताल्लुक़ से जहन में गलत ख्याल पैदा हो सकता है। लेकिन जब आप हकीकत को जानते हैं कि वो एक बसरी हिजान है, कोई ऐसी वैसी उसमें कोई ताकत या शक्ति कोई नाम की चीज़ नहीं होती, बल्कि ये एक सिर्फ बसरी हिजान है, तो अब बच्चा ये जानेगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले इन मज़ाहिर को जब वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा तब उससे उसकी तोहम परस्ती दूर होगी और उसके साथ साथ इसके रोज़मर्रा के माहौल को समझने में भी आसानी होगी और नई नई तहकीक करने के लिए भी राहें हमवार होगी। इसीलिए साइंस की तदरीस ज़रूरी है। इसके बाद समाज से हम आहंगी के लिए, समाज से हम आहंगी किस तरह से, यानी कि जो शुरुआती दौर इब्तदाई दौर था उस दौर में जो अशिया इस्तेमाल में आते थे, आज के दौर में जो अशिया इस्तेमाल में आ रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। आजकल के दौर में हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में हम सारी दुनिया के हालात का जायज़ा लेते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों से हम किस तरह से हम आहंग होंगे कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम इसकी तदरीस करेंगे साइंस के ज़रिए तो हमें समाज से हम आहंगी होगी। इसके बाद सेहत और तंदुरुस्ती। नाज़रीन बेशक आप जानते हैं कि सेहत में साइंस का कितना बड़ा रोल है और कई बीमारियों के मसाइल को हल करने के लिए हमें साइंस की काफ़ी ज़रूरत होती है कि साइंस की तरक्की के साथ साथ बड़ी बड़ी बीमारियों का हल भी आसानी से ईजाद हो रहा है। तो ये तमाम साइंस ही की वजह से, इसलिए हम बुनियाद ही से साइंस की तदरीस लाजमी तौर पर शामिल करते हैं। इसके बाद खुद आगाही के लिए। नाज़रीन खुद आगाही से क्या मुराद है कि इंसान जब माहौल को समझेगा, अपनी खूबियों को समझेगा, अपनी खामियों को समझेगा, अपनी पहचान उसको होगी तो वो खुद आगाही कहलाएगी। ये भी साइंस के ज़रिए काफ़ी हद तक मुमकिन है। इसके बाद रवैया और इक़दार के फ़रोग़ के लिए, जैसा कि मैंने तोहम परस्ती के मुताल्लिक़ अभी आप लोग को बताया कि साइंस की तदरीस की वजह से इंसान के रवैयों के अंदर फ़रोग़ आएगा और वो तोहम परस्ती में इन्वॉल्व ना होकर वो साइंसी रवैया अख्तियार करेंगे और साथ ही साथ उनके इक़दार में भी फ़रोग़ आएगा। नाज़रीन इक़दार में किस तरह से फ़रोग़ आएगा, बच्चों को जब किसी मज़हर के पीछे या किसी वाक़े के पीछे होने वाला कुदरती मंजर जो होगा या उसके पीछे जो तसव्वुर है वो जब समझ में आएगा तो वो उन तमाम चीज़ों की क़दरदानी करेंगे और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे। और आखिर में पेशा वाराना महारतों की फ़रोग़ के लिए, ये तो साइंस से जुड़े हुए जो भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं या इंजीनियरिंग की बात करते हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ें साइंस से जुड़ी हुई है जो कि हमें फ्यूचर में पेशा वाराना फ़रोग़ के लिए काफ़ी कारआमद होती है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र साइंस की तदरीस लाजिम है और ये इन तमाम को साइंस की तदरीस के मक़ासद के तहत रखा गया है। आइए नाज़रीन देखते हैं कि साइंस के इक़दार क्या हैं। सबसे पहले इक़दार है ज़हानती इक़दार। यहाँ पर तलबा में गैर जानिबदारी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इसमें जज्बात और तासुब के बगैर फ़ैसला साजी के काबिल बनाया जाता है। साइंस के ज़रिए इफ़ादी इक़दार भी हैं कि तर्ज़ ज़िंदगी को आसान और आरामदा बनाने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइंस की तरक्की हो रही है, इंसान की ज़िंदगी में आराम और सुकून का इजाफा हो रहा है और तमाम मुश्किलात को दूर करके इसको आसानी में तब्दील किया जा रहा है। यही साइंस की इफ़ादी इक़दार है। इसके बाद पेशा वाराना इक़दार, जैसा कि हमने अभी कहा था कि अपने हुनर का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो, ना कि किसी को तकलीफ देने के लिए। यहाँ पर एक मैं मिसाल देना चाहूँगा नाज़रीन कि टेक्निकली आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है दुनिया, लेकिन एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसा कि आजकल आप मोबाइल फ़ोनों में अलग अलग तरीके के लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने ये जीता है, आपने वो जीता है, अगर आप ये नंबर डायल करेंगे या ये OTP डायल करेंगे तो इस तरह से आपका फ़ायदा होगा। इस तरह से बोलकर वो लोगों के पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस की तदरीस को हम इक़दार से मरबूत करेंगे तो बेसिक मालूमात के साथ साथ
یہ اقدار بھی پیدا ہوگی کہ ہم اپنی ترقی یا اپنا فائدہ اس وقت تک ہی سوچیں جہاں سے دوسروں کا نقصان سٹارٹ ہوتا ہو. اگر آپ کو کسی دوسروں سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے نقصان سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تب آپ کو ویسا فائدہ نہیں لینا چاہیے. ناظرین یہ سائنسی اقدار یہاں پر یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ہنر کو آپ خود کے فائدے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ اس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو, بلکہ ایسا کرنا بہت ہی بہتر ہوگا کہ اس سے آپ کے سارے سماج کو فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو. اس کے بعد آئیے ناظرین اگلا پوائنٹ جو ہے دیکھتے ہیں, نظم و ضبط انسان کو وسیع النظر بناتی ہے, انسان میں نظم و ضبط کا عادی بناتی ہے. یہاں پر دیکھیے وسیع النظر سے کیا مراد ہے ناظرین؟ وسیع النظر سے مراد انسان میں تنگ نظری نہ ہو, بس وہ اپنے گھر کے حد تک یا خود کے حد تک نہ سوچنے کے بجائے ملک و قوم کے بارے میں سوچے. جیسا کہ ہم پلاسٹک کا استعمال بیجا ہو رہا دیکھ رہے ہیں, ہر کوئی یہ سوچ لے کہ میں خود اس کا استعمال کم کر دوں گا تو اس سے ورلڈ لیول پہ جو ہونے والے پرابلمس ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اسی لیے ہم یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی. آپ کو آپ کے کیے جانے والے عمل کا اثر ساری دنیا کے اوپر کس طرح سے ہوگا یہ سوچنے کی آج کی ضرورت ہے. تو اس کے متعلق نظم و ضبط سائنس کی تدریس سے سکھایا جاتا ہے. ناظرین جمالیاتی اقدار قدرتی نظاروں کی صناعی کرنے کے اور سائنسدانوں کے کام کی قدردانی اور توصیف کرنے کے قابل بنیں گے. یعنی کہ سائنس کی تدریس سے کیا ہوگا, یوں تو قدرت کی بھی صنعائی کریں گے اور طلبہ سائنسدانوں کے کام کی بھی قدردانی کریں گے کہ ان لوگوں کی کن انتھک محنتوں کے بعد ہمیں ان تمام آرام و آسائش کو اور ان تمام سہولیات کو ہم تک فراہم کیا ہے. اس کے بعد تہذیبی اقدار ناظرین مختلف اقسام کی تہذیب و تمدن کے لوگوں کا احترام کرنا, یہ بھی کافی اہم ہے کیونکہ آج کل لوگ تنگ نظری کا خیال کرتے ہوئے صرف اپنے ہی بارے میں, اپنے ہی تہذیب و تمدن کے بارے میں سوچنے لگے ہیں. ایسا نہ ہوتے ہوئے سائنس کی تدریس کی جو قدر ہے اس دور میں کافی اہمیت کی ہے کہ ہم تمام طریقوں کے تمام تہذیب و تمدن کے لوگوں کا احترام کریں اور اپنے دل میں ان تمام کے لیے عزت اور احترام کا جذبے کو فروغ دیں. اس کے بعد آتا ہے ناظرین نفسیاتی اقدار, ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے اور مشاغل کرنے کی جستجو پیدا کرنا. یہاں پر ناظرین سائنس کا جو درس و تدریسی عمل ہے یہ پریکٹیکلز پر, مشاغل پر مبنی ہوتا ہے. تو جب بچے مشاغل کے ذریعے کچھ سیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو سیکھ ہوتی ہے وہ کافی پائیدار ہوتی ہے اور ان کو وہ کرنے کے لیے جستجو بھی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا بچوں کو تعلیمی عمل کے دوران جستجو بنائے رکھنے کے لیے سائنس کی تدریس کام میں آتی ہے. اور آخر میں ہے اخلاقی اقدار. یہاں پر سائنس کا مقصد سچائی کی تلاش کرنا ہے, اسے ایمانداری, سچائی, قوت برداشت اور صبر جیسی خصوصیات کا فروغ ہوتا ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ طلبہ جب کسی پریکٹیکل کو انجام دیتے ہیں یا کسی تجربے کو انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ریڈنگ کو نوٹ کی جاتی ہے وہ ایمانداری سے کریں گے, ورنہ وہ صحیح نتائج کی طرف نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے بعد وہ اپنے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے وقت کا انتظار کریں گے, یعنی کہ وہ صبر کرنا سیکھیں گے. اس سے ان کے اندر اخلاقی اقدار بھی پروان چڑھتی ہیں. یہ تو تھا ناظرین کہ سائنس کی تدریس کے ویلیوز کیا ہیں. آئیے ہم انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں, تدریسی مقاصد اور تصریحات کیا ہیں, اس پر نظر ڈالتے ہیں. تدریسی تصریحات, انسٹرکشنل آبجیکٹیوز آف سائنس. یہاں پر دیکھیے معلومات, تفہیم, اطلاق. آپ جانتے ہیں تصورات و حقائق کی آگاہی معلومات کہلاتی ہے, تصورات کی تشریح وضاحت یہ کیا کہلاتی ہے, تفہیم, اور ان چیزوں کا ہم روزمرہ زندگی میں جب استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا اطلاق کہلاتا ہے. اس کے بعد آلات و اوزار کا خوش اسلوبی سے استعمال کرنا, خاکہ اندازی کرنا, یہ تمام مہارتوں کے تحت آتی ہے. اس کے بعد رویہ, سائنسی معلومات کے ذریعے توہم پرستی کو دور کرنا اور تحقیق کے جذبے کو فروغ دینا, یہ رویہ ہے. دلچسپی, مشاغل و تجربات میں بچوں کو دلچسپی پیدا کرنا سائنس کی تدریس کا مقصد ہے. اور اس کے بعد تقویت سے مراد جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ سائنسدانوں نے مختلف اعمال کے بعد, محنتوں کے بعد, کوششوں کے بعد ہم تک ان تمام ایجادات یا دریافتوں کو پہنچایا ہے, تو ہم ان کی کیا کریں گے, توصیف کریں گے, ہم ان کی قدردانی کریں گے, سراہنا کریں گے. یہ تقویت کہلائے گی. اور آخر میں قابلیت, یعنی کہ سائنس کی تدریس سے انسان کے اندر یا طالب علم کے اندر وہ منطقی سوچ پیدا ہو جو مسائل کے حل کے لیے کافی ہو. اگر طلبہ اپنی تمام کی تمام تعلیمی عمل کے بعد پھر بھی مسئلے کے حل کے قابل نہ ہو تو وہ تعلیم اس کی روزمرہ زندگی میں قابل اطلاق نہ ہوگی, فائدہ مند نہ ہوگی. ہاں تو ناظرین اب تک آپ نے دیکھا کہ تعلیمی تصریحات کیا ہیں. اب ہماری جو کتاب میں تعلیمی معیارات کو استعمال کرتے ہیں سائنس کے تعلق سے وہ 7 ہے. ناظرین آپ کو اس کے متعلق سے ایگزام میں سوال پوچھا جا سکتا ہے. آپ یہاں پر کمپیریٹیولی اسٹڈی کرنا ہوگا کہ کون سی چیز انسٹرکشنل آبجیکٹیو میں ہے اور کون سی چیز اکیڈمک اسٹینڈرڈ میں ہے. آپ کو ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی انسٹرکشنل آبجیکٹیو سے 3 چیزیں لے کر ایک چیز اکیڈمک اسٹینڈرڈ سے لے لے اور یہ بتائے کہ ان میں سے کون سا انسٹرکشنل آبجیکٹیو میں نہیں ہے, یا پھر 3 تعلیمی معیارات کو لے کر ایک انسٹرکشنل آبجیکٹیو کو ڈال دے اور یہ پوچھے کہ ان میں سے کون سا تعلیمی معیار نہیں ہے. تو آپ کو
तालीमी मेयारात के मुताल्लिक़ से अच्छी तरीके से जानकारी हासिल करना होगा। आइए PPT पर नज़र डालें। सबसे पहले तसव्वुरात की तफ़हीम, सवालात करना, मफ़रूज़े क़ायम करना। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि तसव्वुरात की तफ़हीम को अकेडमिक स्टैंडर्ड 1 AS1 कहा जाता है। ये तरतीब को भी हमें याद रखना होगा, इस तरतीब को भी आप ज़हन नशीन रखना होगा कि दूसरा अकेडमिक स्टैंडर्ड सवालात करना, मफ़रूज़ा क़ायम करना ही है, इसमें आप तरतीब को बदल नहीं सकते नाज़रीन। इसके बाद तजुर्बात और हल्क़े अमल का मुशाहिदा होता है, मालूमात इकट्ठा करने की महारतें, मनसूबा काम यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। 5वां है शक्लें उतारना, नमूने तैयार करना, मॉडल मेकिंग। उसके बाद तौसीफ जमालियाती हिस्स इक़दार यानी कि वैल्यूज़। और आखिरी 7वां है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़, हयाती तनु। तो तसव्वुरात की तफ़हीम के मुताल्लिक़ आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में जो तसव्वुरात हैं आप उनको कितना समझ पाए हैं या उसको किताब में समझाया गया है, इसके मुताल्लिक़ ये एकेडमिक स्टैंडर्ड तालीमी मेयार बात करता है। यहाँ पर तलबा में सवालात करने के और मफ़रूज़ा क़ायम करने के काबिल बनाता है कि बच्चों को किसी टॉपिक के मुताल्लिक़ सवाल किस तरह से पूछें और उसके मफ़रूज़े किस तरह क़ायम करने, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड बताता है। जबकि तजुर्बात और हल्क़े अमल के मुशाहिदे में साइंस में जो कोई भी तालीमी तदरीसी अमल होता है ये मुशाहिदात और तजुर्बात पर मबनी होता है। जब बच्चे इसके अंदर एक्टिवली हिस्सा लेते हैं तजुर्बात में और मशागिल में, तभी वो तालीम को यानी कि साइंस को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। लिहाजा इसको एक लाजमी तालीमी मेयार के तौर पर रखा गया है। इसके बाद मालूमात इकट्ठा करने की महारतें यानी कि मनसूबा काम है। मनसूबा काम के तहत बच्चों को एक टास्क दिया जाता है, उसको बच्चे मसले को हल करने की कोशिश करते हैं जो मौलिम की निगरानी में होता है। इसके बाद शक्लें उतारा, नमूने तैयार करना है नाज़रीन। इसके बाद देखिए तौसीफ़ है, यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ खूबियों के ताल्लुक़ से की तारीफ़ करेंगे, अपने साथियों से किए जाने वाले काम की सराहना करेंगे और साइंटिस्ट के कामों के ताल्लुक़ से उनकी क़दरदानी करेंगे और उनके अंदर इक़दार भी पैदा होंगे, जिसका भी हमने डिस्कशन किया है। और आखिर में तमाम सीखे हुए मालूमात को वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़ करेंगे। और जो हयाती तनु है नाज़रीन, यहाँ पर एक काफ़ी अहम बात है हयाती तनु। ये हयाती तनु जो वर्ड है ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसके माने ये हैं कि हम अपने माहौल को इस्तेसाल ना करें, उसको इम्बैलेंस ना करें। हम जितना हो सके उतना उसके प्लांटेशन करें, हम झाड़ों की जो ऑलरेडी पनप रहे हैं उनकी हम तहफ़्फ़ुज़ करें और जितने ज़्यादा हम प्लांट लगा सकते हैं। इसके तहत हमारी हुकूमत तेलंगाना भी हरितहारम के नाम से प्रोग्राम चला रही है। आपके स्कूल, मदरसे या गांव में किसी मुकाम पर जगह खाली है जहां पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हो तो आप भी लगाएं, चूँकि अगर हम फितरत यानी कि एनवायरनमेंट को, माहौल को अगर बचाएंगे तो हम अपने आप को बचा रहे हैं नाज़रीन। क्योंकि अगर माहौल तबाह हो जाएगा तो हम माहौल में ही रहने वाले हैं। अगर माहौल में जहर आलूद गैसें फैल जाएंगी, अगर माहौल में तेज़ाबी बारिश का सिलसिला है वो अगर बढ़ता जाएगा तो हमें ही ज़िंदगी जीना मुश्किल और दुभर होता जाएगा। इसलिए हम हयाती तनु यानी कि बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है, यह वक्त की ज़रूरत है। इसीलिए बच्चों को हम शुरुआती दौर से ही साइंस के निसाब के तहत उनको हयाती तनु के मुताल्लिक़ उसकी अहमियत के बारे में बताना ज़रूरी है। इसीलिए इसको एकेडमिक स्टैंडर्ड में रखा गया है। तो नाज़रीन, आपके सिलेबस का जो पहला चैप्टर या पहला पॉइंट जो था पेडागोजी के मुताल्लिक़ वो हमने अभी कवर किया है। आइए हम सेकंड पॉइंट यानी कि सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, अब हम देखेंगे साइंस की तदरीस के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं, इनके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, इनसे हम किस तरह से तदरीस को पायदार बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है नाज़रीन, दूसरा है इस्तिखराजी, इसके बाद तारीख़ी तरीक़ा, लेक्चर का तरीक़ा, लेक्चर में मुज़ाहरती तरीक़ा, लेक्चर कम डेमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मुज़ाहराती तरीक़ा यहाँ पर सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेशन होता है। इसके बाद इंकिशाफी तरीक़ा, मनसूबाई तरीक़ा यानी कि प्रोजेक्ट वर्क, मसले के हल का तरीक़ा, आखिर में है लेबॉरेटरी का तरीक़ा। आइए हम एक के बाद दीगरे तमाम तरीक़े तदरीस के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इस्तिखराजी तरीक़ा, यहाँ पर यह बात गौर करिए आपके मिसालों से ज़ाब्ते की तरफ, ख़ास से आम की तरफ, जुज़ से कुल की तरफ, ठोस से मखरून की तरफ, ये इस्तिखराजी तरीक़ा बतलाता है। यानी कि पहले बच्चों को मिसालें दी जाती हैं और उसके बाद इसको ज़ाब्ता बतलाया जाता है। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले मसले की शनाख्त है, हालात का जायज़ा है, मवाद और इतलात को मुनज़्ज़म करना है, उसके बाद मुमकिन हल की तरकीब या तश्कील करना है, उसके बाद गैर मुताल्लिक़ा हल को रद्द करते हुए तस्दीक़ करना है, इसके बाद उमूमियत यानी कि तामीम। इसके बाद इस तरीक़े के फ़वाइद देखिए, ये इदराक में मदद देता है, साइंसी रुझान, मंतकी सोच और तनक़ीदी जायज़े को फ़रोग़ देता है। ये नफ्सियाती तरीक़ा है जो तुलबा को मशागिल के मौके फराहम करता है और यह तरीक़ा हकीकी मुशाहिदात, सोच और तजुर्बात पर मबनी होता है। इसके बाद इसके नुकाए से नाज़रीन,
اس کی وسعت محدود ہوتی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے ناظرین وقت طلب ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم تمام کے تمام مواد مضمون کو ختم نہیں کر سکتے، یعنی کہ سلیبس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم یہ طریقے کو سارے سلیبس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس طریقے میں وقت کافی خرچ ہوتا ہے اور یہ مشقت سے بھرا ہوتا ہے، اس کو اصول کلیات وغیرہ کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے ہی اس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھا استقرائی طریقہ۔ ایک اور بات یہاں پر اہم ہے، یہ جو استقرائی طریقے کے جو سٹیپس ہیں ناظرین، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ استقرائی اور استقراجی طریقے کے سٹیپس دے کر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ استقرائی کا ہے یا کون سا طریقہ استقرائی کا نہیں ہے، اسی طریقے سے کون سا استخراجی کا ہے یا استخراجی کا نہیں ہے، یہ آپ کو دونوں میں سے سٹیپس کو دے کر آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ لہذا جو کامن ہے آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں، جو دونوں میں علیحدہ علیحدہ ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو سوال کے جواب دینے میں آسانی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں استخراجی طریقہ کیا ہے۔ یہ پہلے ضابطے کو بتلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ یہ عام سے خاص ہے، کل سے جز ہے، مخرون سے ٹھوس ہے۔ اس کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ بھی مسئلے کی شناخت ہے، دوسرا مسئلے کی تعریف ہے، تیسرا مسئلے کی تحلیل ہے، چوتھا مواد اکٹھا کرنا، مواد کی تشریح و وضاحت کرنا، مفروضات کی تشکیل ہے، ممکنہ مفروضے کا انتخاب اور جانچ ہے، نتائج اخذ کرنا اور تعمیم اور نئے حالات میں تعمیم کا اطلاق کرنا۔ یہ طریقہ قریب سائنسی طریقے سے ملتا جلتا ہے۔ آپ ان دونوں کے درمیان فرق کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، آپ کو ایگزام میں اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین استخراجی طریقے کے فوائد ہیں۔ اس طریقے میں وقت کی بچت ہوتی ہے، ہر جماعت کے لیے موضوع ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے، کلیات قوانین کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے، اکائیوں کے اعادے میں بہت مفید ہوتا ہے، استخراجی طریقے کا ساتھ دیتا ہے جس سے استخراجی مسائل کے حل کرنے کی تکمیل ہوتی ہے، مسائل کو حل کرنے میں بھی تیزی اور درستگی لاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے اس کے جو نقائص ہیں، سائنسی طریقہ نہیں ہے چونکہ اس میں بچوں کو پریکٹیکل کا کوئی موقع نہیں ہوتا، وضاحت طلب نہیں ہے، بچوں کو صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، آپ کو یہی یاد رکھنا ہے، یعنی کہ رٹنے کے عمل کو فروغ دیتا ہے۔ اس طریقے میں طلبہ چست نہیں ہوتے کیونکہ یہ پریکٹیکل بیس نہیں ہوتا، یہ منطقی سوچ اور تحقیق کی صلاحیت کو فروغ نہیں دیتا۔ یہ تو تھا استخراجی طریقہ ناظرین۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے سلیبس میں جو مزید جو دوسرے طریقے ہیں ان پر بھی ہم نظر ڈالیں۔ تاریخی طریقہ، یہ ایک زبانی طریقہ ہے۔ اس طریقے میں حادثاتی اور اتفاقی طرز پر واقع ہونے والے واقعات بتلائے جاتے ہیں، جیسے نیوٹن اور سیب کے گرنے کا واقعہ، ارشمیدس کا واقعہ۔ مختلف سائنسدانوں کی حالات زندگی بتلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بایوگرافی کا طریقہ کہتے ہیں، یہ بھی تاریخی طریقے کے تحت آتا ہے۔ اس کے بعد سائنس کی ارتقاء اور سماجی طرز پر سائنس کی ضرورت و اہمیت کو اسی طریقے سے بتلایا جا سکتا ہے۔ اگلا طریقہ ہے ناظرین لیکچر کا طریقہ۔ لیکچر کے طریقے کو عام طور پر 4 بنیادی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے محرکہ پیدا کرنے کے لیے، اس کے بعد بچوں کے اندر شک و شبہات جو پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے بعد سبق کے دوران یا سبق کے اختتام پر اعادہ یا خلاصہ بیان کرنے کے لیے، اس کے بعد معلومات کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے ناظرین۔ لیکچر کے طریقے کے اندر معلم ایکٹیو ہوتا ہے اور متعلم پیسیو ہوتے ہیں، لہذا سائنس کی تدریس میں اس طریقے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد جو اگلا طریقہ ہے وہ سائنس میں کافی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے لیکچر میں مظاہراتی طریقہ، یعنی کہ لیکچر کم ڈیمانسٹریشن میتھڈ۔ یہ طریقہ خاص سے عام، ٹھوس سے مخرون کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس طریقے میں 2 بنیادی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، مواد مضمون کے کچھ حصے کو آلات کے استعمال کے ذریعے مکمل کرنا، دوسرا مظاہراتی طریقے کو ممکنہ حد تک کفایتی بنانا۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے ناظرین، ہم نے لیکچر کا طریقہ دیکھا، ایک اور طریقہ ہے مظاہراتی طریقہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، استاد جو ہوتے ہیں بچوں کو تمام آلات اور اشیاء دے کر اس کے تجربے یعنی کہ اس کے اوپر پریکٹیکل کرنے کے لیے چند ہدایتیں دے دیتے ہیں جسے طلبہ خود اپنی رفتار سے سیکھتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا پریکٹیکل بیس ہوتا ہے مظاہراتی طریقہ۔ اس کے اندر طلبہ خود سے کر لرننگ بائی ڈوئنگ کا عمل انجام دیتے ہیں، جو کہ وقت طلب اور خرچیلا ہوتا ہے، جس میں بچوں کو کچھ حادثات وغیرہ ہونے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اور اسکول لیول پہ اس کو ہم آسانی سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لیکچر اور مظاہراتی ان دونوں کے اندر کے خامیوں کو دور کرنے کے لیے ان دونوں کو ملا کر لیکچر کم مظاہراتی طریقہ یعنی کہ لیکچر کم ڈیمانسٹریشن میتھڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ طریقہ کافی فائدے مند ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ لیکچر کے طریقے اور مظاہراتی طریقے کے نقائص کو بھی دور کرتا ہے۔ یہ طریقہ اس طرح ہے ناظرین، ایکسپلیننگ وائل ایگزیبٹنگ سم ایکٹیویٹی بائی ٹیچر۔ یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس طرح معلم کیا کرتا ہے، پریکٹیکل کو انجام دیتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ وہاں پر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس کے متعلق طلبہ کو ایکسپلین کرتا ہے، اسی کو ہم لیکچر کم ڈیمانسٹریشن میتھڈ کہتے ہیں۔ آئیے اگلے طریقے کی طرف چلتے ہیں، پروجیکٹ کا طریقہ یعنی کہ منصوبائی طریقہ۔ پروجیکٹ کے طریقے کو پرانے طریقے کانسنٹریشن آف اسٹڈیز سے اخذ کیا گیا ہے۔ کل پیٹرک کے مطابق پروجیکٹ ایک اکائی ہے جو بامقصد عمل کا نتیجہ ہے، جو عام طور پر فطری حالات میں کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔
स्टीवेंसन के मुताबिक हर प्रोजेक्ट एक मसले पर मबनी मशगला है जो फितरी हालत में तकमील किया जाता है। इस तरीके में मौल्लिम रहनुमा होता है जो सिर्फ रहबरी करता है। इसके बाद देखिए मनसूबाई तरीक़े के मराइल है यहाँ पर, हालात की फराहमी, उसके बाद इंतखाब और तजवीज़, मनसूबाबंदी, अमल में लाना, इसके बाद फैसला साजी और आखिर में प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करना। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट दिए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। यानी कि मनसूबाई तरीके के जरिए मौल्लिम तलबा को हालात फराहम करते हुए एक मसले की शनाख्त करवाता है। तलबा अपनी रफ्तार से अपने चॉइस के मुताबिक मसले को हल करने की कोशिश करते हैं और उस पर मौल्लिम की नज़र होती है सिर्फ रहबरी की तरह। और ये जो आपको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, इन तमाम प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करते हुए उस मसले को प्रोजेक्ट के जरिए हल किया जाता है। आइए अगला तरीका देखते हैं, मसले के हल का तरीका। ये तरीका इस वक्त मुमकिन है जब तलबा साबिक़ा मालूमात रखते हों जो कि मौजूदा मसाइल के लिए नाकाफ़ी हों। यानी कि बच्चों को जो मालूमात हैं वो इस मसले के हल के लिए डायरेक्टली नाकाफ़ी हों, लेकिन वो फिर भी थोड़ी मालूमात इससे मुताल्लिक़ रखते हों और नए मालूमात के हुसूल से मसले को हल कर सकें। दुश्वारी पर एक मनसूबाबंद हमला है जिससे मसले के हल की तलाश में मुतमईन हल हासिल होता है, ये टीएम रिस्क ने कहा है। आइए इसके स्टेप देखते हैं। मसले की शनाख्त है, महफूजात की तश्कील है, महफूजात की जांच है, नताइज को अक्स करना है। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मसले के हल का तरीका है। इससे आप इन तमाम जो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, आपको किसी भी स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है। अक्सर ये सवाल बनता है कि आपको एक ही चीज़, एक ही तरीके के मुख्तलिफ स्टेप्स देकर एक दूसरा तरीके का स्टेप ऐड कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इनमें से कौन सा इस मसले के हल का तरीका का एक मरहला नहीं है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंकिशाफी तरीका। इस तरीके का मकसद तलबा में दरियाफ्त का जज्बा पैदा करना है। इस तरीके को H.E. आर्मस्ट्रांग ने पेश किया। यह तरीका लर्निंग बाय डूइंग पर मबनी है। इस तरीके में मौल्लिम एक मुशाहिद होता है जो तलबा के अमल का बगौर मुशाहिदा करता है और इनको सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। इसके बाद लेबोरेटरी का तरीका है नाजरीन। इस तरीके में तलबा का इक्तिसाबी अमल तजुर्बेगाह में अंजाम पाता है। मौल्लिम के हिदायत के मुताबिक तलबा तजुर्बा अंजाम देते हैं, अपने मुशाहिदात को नोट करते हुए नताइज को अक्स करते हैं। नाजरीन, ये तमाम तरीके तदरीस हैं जो आपके साइंस के सिलेबस में मौजूद हैं। इन तमाम के मुतालिक कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है इम्तिहान में, लिहाजा आप तमाम के मरहलों को, उनकी खूबियों खामियों को अच्छी तरीके से जहन में रखिए और अपने टेट के इम्तिहान में अच्छी सी तैयारी करके आप लोग आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, आखिर में साइंस की तदरीस में जो मौल्लिम का जो बदलता हुआ जो रोल है उसके ऊपर भी एक मरतबा नज़र डालें आप कि मौल्लिम एक कोऑर्डिनेटर और एक सलाहकार होता है। मशागिल के दौरान मौल्लिम निगरानकार बन जाता है जो कि बच्चों में हमेशा मुहर्रिक की क़ुव्वत की फराहमी करता है। इसके बाद बच्चों को मतलूबा नताइज की सिमत तवज्जो मरकूज़ कराता है और तलबा में तक़वियत फराहम करने वाला होता है। तक़वियत से मुराद बच्चों के अंदर कोई इनाम या अवार्ड वगैरह से बच्चों की हिम्मत अफजाई करने वाला हो। उसके बाद हमेशा तहसीली और तालीमी बर्ताव को ही तरजीह देता है। यानी कि मौल्लिम की जिम्मेदारी है कि बच्चों को हमेशा तालीम और तहसील की तरफ आमादा करते रहे और उनको वक्त ज़ाया करने से रोके। और आखिर में मौल्लिम की असल जिम्मेदारी है कि तलबा में तजस्सुस, दिलचस्पी और साइंसी रवैये को फ़रोग़ दे और तलबा में दरियाफ्त के जज्बे को उभारे। तो ये साइंसी मौल्लिम की ख़ास जिम्मेदारी है नाजरीन कि वो बच्चों के अंदर दरियाफ्त का जो रवैया है उसको उभारे और निखारे। इंशाअल्लाह मज़ीद आपके सामने इसी तरीके के लेसन्स लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।